हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 10, ठीक है ना। पार्ट नंबर 9 तक आपके टॉपिक्स में आ चुका है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 10, ठीक है ना। पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे और उसके बाद से आपको इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 10 का जो टॉपिक है आज का आपका वो ये है कि उसकी हेडिंग डालते हैं, सेंटर हेडिंग कि डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। या इसको केवल ईथर भी बोल देते हैं, है ना। डाई एथिल ईथर को केवल ईथर भी बोल देते हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो डाई एथिल ईथर है। इसका IUPAC नाम होता है एथॉक्सी एथेन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा सही कर देता हूं, एथॉक्सी एथेन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अणुसूत्र यहां पर लिखते हैं। अणुसूत्र होता है C2H5O C2H5, ठीक है। अणुभार इसका निकालते हैं तो अणुभार कितना हो जाता है इसकी बात करते हैं तो 74 होता है। कितना आएगा? 74 आएगा अणुभार। संरचना सूत्र इसका लिखते हैं, संरचना सूत्र तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। HCHCHO CH H और H, ये हमारा संरचना सूत्र हो जाता है। इस समय हम क्या बना रहे हैं? इस समय हम बना रहे हैं डाई एथिल ईथर की बात कर रहे हैं कि डाई एथिल ईथर कैसा होता है और इसका निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है ना। डाई एथिल ईथर है, इसके बनाने की विधियां चालू करते हैं। तो हम लोग बड़े आराम से क्या करेंगे, सबसे पहले डाई एथिल ईथर एथॉक्सी एथेन। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयोगशाला में या डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियों का या 3 विधियों का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो हम शुरू करते हैं, क्या यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, बनाने की विधियां, ठीक है ना। हम लोग हेडिंग डालते हैं बनाने की विधियां, जिसमें नंबर 1 पर हेडिंग है हमारी विलियमसन संश्लेषण द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाने वाली हेडिंग है, विलियमसन संश्लेषण द्वारा। यानी विलियमसन संश्लेषण द्वारा हम डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो विलियमसन संश्लेषण में हम क्या लिख सकते हैं और कैसे करेंगे इसका निर्माण कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया ठीक है ना। जब एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन समूह, है ना। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ऐसे में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम
एल्कोक्साइड, एक बार फिर से दोहरा लीजिए, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो RONA, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, एक सामान्य क्रिया लिख रहा हूं, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, यानी इतना भाग निकल जाता है। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर से क्या निकल रहा है, और बचेगा क्या, RO, है ना, RO सिंगल बॉन्ड R प्लस NaX, ये हमारा ईथर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि C2H5ONa, क्योंकि हमें क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, प्लस मान लो यहाँ पर हमने ले लिया Cl C2H5 R का, यानी एल्किल समूह को चेंज कर दिया, तो ये NaCl भाग निकल जाएगा और बनेगा C2H5O C2H5 प्लस NaCl, ठीक है ना, ऐसी रचना बन जाएगी C2H5O C2H5 प्लस NaCl, ये हमारा डाई एथिल ईथर है जो प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में, ये हमारी एक यानी कि नंबर 1 विधि कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 पे, तो इसको हम साफ करते हैं। और विधि नंबर 2 चलती है। दूसरी विधि क्या है, अल्कोहल से बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 पर हेडिंग डालते हैं अल्कोहल से डाई एथिल ईथर को बनाना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, जब किसी अल्कोहल को के आधिक्य को सान H2SO4 के साथ जब किसी एल्कोहल के आधिक्य को सान H2SO4 के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, सान H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर 413 केल्विन ताप पर, ठीक है ना, इतने ताप पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल निर्जलीकृत होकर ठीक है ना, जब किसी एल्कोहल के आधिक्य को सान H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, कितने पर, 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो एल्कोहल जो है वो निर्जलीकृत होकर के, ठीक है ना, क्या होकर के, निर्जलीकृत होकर के, एल्कोहल जो है वो निर्जलीकृत होकर के ईथर देते हैं, फिर से एक बार, जब किसी एल्कोहल के आधिक्य को, यानी आधिक्य मतलब होता है एल्कोहल की ज्यादा मात्रा, सान H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल निर्जलीकृत होकर के ईथर बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं, आइए एग्जांपल देखते हैं। एक सामान्य क्रिया लेते हैं ROH प्लस HOR, यानी एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल, इसको हमने सिर्फ उल्टा लिख दिया है और कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्या कर दिया, सिर्फ उल्टा लिख दिया, तो देखिए इतना भाग बाहर निकल जाएगा, क्या निकल रहा है, H2 HO और H2, ठीक है ना, HO और OH, ये भाग बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या,
यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है ना। H2SO4 की वो भी कितने पर, चाहो तो टेम्परेचर लिख दो 413 केल्विन पर, ठीक है ना। तो जब हम इतने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये बनता है ROR प्लस H2O। ROR बन जाता है प्लस H2O, जो कि हमारा ईथर होता है। क्या होता है भैया ये, इसको हम लिख सकते हैं ईथर है हमारा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं C2H5OH प्लस HO C2H5, तो आप देखिए इतना भाग निकल जाएगा। ऊपर की कंडीशन सेम होगी यहाँ की, कंसंट्रेट H2SO4 और ये बन जाएगा 413 केल्विन ताप पर, ठीक है ना। इतना गर्म करेंगे तो ये बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2O, ये बन जाएगा हमारा डाईएथिल ईथर, ठीक है ना। क्या बन जाता है, डाईएथिल ईथर बन जाता है। क्लियर हुआ। अब इसको हम ये हमारी दूसरी विधि हो गई, यानी डाईएथिल ईथर बनाने की दूसरी विधि ये हमारी हो जाती है। अब हम चलते हैं तीसरी विधि पे, तो इसको साफ करते हैं। और विधि नंबर 3 पर हेडिंग डालनी है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि के बारे में लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 140 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण, ऐसा देखिए, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4, ठीक है ना। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे अभिक्रिया होती है। C2H5OH प्लस H2SO4 एरोमार 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, बनेगा C2H5HSO4 प्लस H2, ठीक है ना। फिर C2H5HSO4 और एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, ये एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं और ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके C2H5O C2H5 देता है प्लस H2SO4 को पृथक कर देता है, ठीक है ना। प्लस H2SO4 को क्या करता है, पृथक कर देता है। इस तरह से हमारा ये डाई एथिल ईथर ऑब्टेन हो जाता है, अर्थात प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया, प्राप्त हो जाता है। क्लियर, ये हमारा था प्रयोगशाला विधि, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है इसका और इसकी क्रिया विधि आपको दिखानी है। तो प्रयोगशाला विधि आपने लिख ली। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि, इसी की हेडिंग है, ठीक है ना। और क्रिया विधि में एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, जो कि डायग्राम ये है, देख लीजिएगा। उसके बाद में क्रिया विधि लिखेंगे, ठीक है। तो
होता क्या है डायग्राम में कि एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, जिसे बालू ऊष्मक पर रखते हैं और इसको यहाँ से रख के बर्नर की सहायता से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इसको ये पकड़ा देते हैं, ये आपका स्टैंड हो जाता है। ये यहाँ पर कॉक लगी होगी और ठीक, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा सही करना है क्योंकि ये कांच की नली होती है और कांच की नली ऐसे होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो और इसमें क्या भरते हैं, जल, वो भी कैसा होता है, ठंडा जल होता है, ठीक। ये हमारा बर्नर है, इसको बोलते हैं बालू ऊष्मक, ठीक है। इसमें क्या रखा हुआ है, C2H5OH प्लस H2SO4। इसका नाम है आसवन फ्लास्क, ठीक है। ये निकास नली होती है, ये आपका संघनित्र होता है, ये ग्राही है और इसके अंदर भरा है ईथर, ठीक है। यहाँ से हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। तो ये था हमारा डायग्राम, ठीक है। अब क्रिया विधि एक बहुत छोटी सी हेडिंग होती है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है, जो कि क्रिया विधि हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे क्रिया विधि में कि एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल व सांद्र H2SO4 के मिश्रण को प्रयोगशाला में क्या कर रहे हैं, एक गोल पेंदी के, ये रहा गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को लेकर फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो एथिल ईथर की वाष्प बनती है, जो संघनित्र से द्रवित होकर बर्फ में रखे ग्राही में एकत्र हो जाती है। बर्फ में रखे
ग्राही में एकत्र हो जाती है। ठीक है ना। एक छोटी सी डेफिनेशन थी कि एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिलीन कोल और H2SO4 के मिश्रण को लेकर फ्लास्क को बालूष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करते हैं। तो एथिल डाई एथिल ईथर की यानी एथिल ईथर या डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है जो संघनित से द्रवित होकर बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित हो जाती है। आगे होगा सुनने। बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी और क्रियाविधि। ठीक है ना। एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल सांड H2SO4 के मिश्रण को लेकर फ्लास्क को बालूष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो एथिल ईथर की वाष्प बनती है जो संघनित से द्रवित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं भौतिक गुण। ठीक है ना। भौतिक गुण की बात करते हैं, कैसे होते हैं। नंबर 1 पर लिखते हैं यह रंगहीन कौमा तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन कौमा तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है। तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है। ठीक है ना। रंगहीन होता है और इसका स्वाद जो है बहुत ही तीक्ष्ण होता है। ठीक है ना। नंबर 2 है ज्वलनशील एवं विशेष गंध आती है। ज्वलनशील एवं विशेष गंध आती है। ज्वलनशील से मतलब होता है आग पकड़ लेता है। अगर इसको जलाया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेगा और एक पेट्रोल डीजल की तरह जलने लगता है। ठीक है ना। नंबर 3 है जल में अविलेय परंतु अल्कोहल व ईथर में जल में अविलेय है, जल में नहीं घुलती, लेकिन परंतु अल्कोहल में सीखते हैं, परंतु अल्कोहल में विलेय है, क्योंकि ईथर तो स्वयं है ना, ईथर तो स्वयं है जो स्वयं विलाय का कार्य करती है। तो 3 प्रॉपर्टी हो गए। यह रंगहीन होता है तो अच्छा स्वाद वाला होता है, ज्वलनशील है, विशेष गंध आती है, जल में नहीं घुलता परंतु अल्कोहल में घुल जाता है। ठीक है ना। अब इसको साफ करते हैं और चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो अब हमारी हेडिंग जो बनती है वो है रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों पर डिपेंड करता है। सो नंबर 1 पर हम लिखते हैं, नंबर 1 है दहन, यानी लिख सकते हैं यह O2 के साथ जलकर, O2 यानी ऑक्सीजन के साथ जलकर CO2 व जल बनाती है। O2 के साथ जलकर CO2 व जल बनाती है, यानी ऑक्सीजन के साथ वायु के साथ क्रिया करके या वायु के साथ दहन कराने पर जलकर या दहन होकर के CO2 और जल का निर्माण करती है। कैसे बनाती है आइए देखते हैं। C2H5O C2H5 प्लस O2 है ना, इसके साथ क्या करवाना है, दहन करते हैं। ठीक है, तो बनेगा क्या, 4CO2, कार्बन हमारे 2 और 2 4 है ना, तो 4CO2 बना देगा, प्लस हाइड्रोजन कितना है 5 और 5 10, मतलब कि 5H2 है ना, 5H2O बन जाता है। अब इधर जोड़े तो हमारी ऑक्सीजन कितनी हो जाती है, 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13, तो यहाँ पर अगर हम 6O2 कर दें तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13 ऑक्सीजन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये हुआ O2 के साथ दहन करने पर CO2 और H2O का निर्माण करती है। नंबर 2 पर बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है
हैलोजन अम्लों से क्रिया, हैलोजन अम्लों से क्रिया करवाते हैं। इसकी हैलोजन अम्लों से क्रिया करवाते हैं, जिसमें कि नंबर ये दो प्रकार से क्रिया करता है। इसका नंबर ए पार्ट है, क्या लिखेंगे, ठंडे HI या HBr के साथ अब क्रिया करके एल्किल हैलाइड व एल्कोहल बनाता है। ठंडे HI या HBr के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड व एल्कोहल बनाती है। ठीक है ना, ठंडे HI या HBr के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड व एल्कोहल बनाती है। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड और क्या, एल्कोहल बनाती है। अगर हम इसकी अब क्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या करवाते हैं, क्या बनता है, C2H5O C2H5 प्लस HI कूल, है ना, ठंडे के साथ क्रिया करवाते हैं, यानी कूल लिखे या फिर लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बनेगा C2H5I, ये एल्किल हैलाइड हो गया, है ना, प्लस क्या बचा C2H5OH, ये एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ठंडे HI के साथ अगर क्रिया करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल बनता है। ठीक है ना, यहीं पर इसका जो दूसरा पार्ट है गर्म, यानी टेम्परेचर दे दें, गर्म HI के साथ एल्किल हैलाइड बनाता है। अगर यहीं पर यानी ठंडा है तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल बनाएगा, और अगर गर्म के साथ क्रिया करवाना है यानी C2H5O C2H5 प्लस 2HI, ठीक है, और एरो मार्क यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, गर्म कर देते हैं, तो बन जाएगा 2C2H5I प्लस H2, एक और एक दो, यानी 2C2H5I प्लस H के दो और एक ऑक्सीजन, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पर चौथा है PCl5 से क्रिया करवाते हैं। PCl5 से क्रिया अगर करता है तो क्या करेगा, देखिएगा, C2H5O C2H5 प्लस PCl5 से क्रिया करवाएंगे तो बनेगा 2C2H5Cl प्लस POCl3। ठीक है ना, 2C2H5Cl प्लस POCl3 ये बता देता है। ठीक है, अगला नंबर है, नंबर 5 पर है, ये तो सॉरी नंबर 4 नहीं था, ये नंबर था आपका 3, क्योंकि A और B चल रहा था ना। अब इसको थोड़ा सा मैं साफ करूंगा और नंबर 4 पर चलूंगा। नंबर 4 है जल अपघटन। अगर हम ईथर का जल अपघटन करवाते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं। अगर हम ईथर का जल अपघटन करवाते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं, जैसे कि C2H5O C2H5 प्लस H2O बना देगा 2C2H5OH, केवल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवा दें, नंबर 5 एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है ना, तो एस्टर बनाता है, क्या बना देता है, एस्टर, यानी C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl, यहाँ पे जोड़ देते हैं
CH3COCl, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा और इसको गैप से लिखता हूँ, CH3COCl, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, ये ईथर है, इतना भाग निकल जाता है, क्या ओपन निकल गया, C2H5Cl है ना, प्लस क्या बचा CH3CO, और ये बच गया आगे OC2H5, तो एस्टर और एल्किल हैलाइड बनाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो ये बनते हैं ईथर के, ठीक है। अब इसके हम 5 प्रॉपर्टी हो गई हैं, अब हम हेडिंग डाल देते हैं उपयोग। नंबर 1 की बात करते हैं उपयोग में, तो लिख सकते हैं तेल कौमा वसा के विलायक के रूप में, तेल कौमा वसा के विलायक के रूप में। विलायक के रूप में क्या मतलब होता है, विलायक को घोलने के काम आता है, यानी विलायक जो होता है वो घोलने के काम आता है। नंबर 2 पर आता है प्रशीतन उत्पन्न करने में, दूसरी प्रॉपर्टी है यूजेज है इसका, प्रशीतन उत्पन्न करने में। नंबर 3 की प्रॉपर्टी है आपकी निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके डाई एथिल ईथर के उपयोग, और ये रही आपकी पूरी विधि जिसमें आपने डाई एथिल ईथर का निर्माण बड़ी आसानी से आपने सीख लिया, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।